Hello everyone. Am I audible? Yes, nice. Okay, how are you all? कैसे हैं आप लोग? Very good evening. Very good evening Vaishnavi, Jessica, Maheen, Apurva, Anshika. Very good evening. I'm good bete. Rehana, Soham, Abhinav. Nice. Still Naman, Janmejay. Am I not audible? Vaishali got 15 out of 15 in chemistry. Very good. I'm good bete. Sanjana, Sanja. Sorry, Sanja. Okay, you too. Good, Maheen. Ma'am, in NCERT, there is a whole history about metals. So, is it to be considered, ma'am, or it's better to leave? Right now, I think that this general principle part is not there in the board syllabus, right? So, you can leave for this time. And if I talk about NEET exam, so metallurgy, this general principle, give proper note of this chapter. Okay, Apurva. ठीक है. Ahi, you got 11. Why? Where you lose your marks? This full chapter is reduced. Yes, yes. Ekta, how many you got? Didn't find a number. 13. अच्छा. Okay. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से आही. अच्छा. 14 out of 15. अच्छा. महक, वंशिका, गुंजन. Silly mistakes you did. Okay. चलो नेक्स्ट टाइम नहीं करना. सुयश got 15. सुयश आपके लास्ट टाइम भी 15 था ना? मुदित 13. मुदित डोंट बी सॉरी बेटा, कोई बात नहीं. बट यस, जहां पे मिस्टेक हुआ उसको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करना है. अपूर्वा गॉट 15. वेरी गुड बेटे, वेरी गुड. ठीक है. Didn't give, I'm not well. रिमझिम, just attempt miss test. ओके. मेटलर्जी में मैम हो गया मार्क्स कम. मेटलर्जी में तो सिर्फ बेटा वो आया था ना, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, राइट? और किससे क्वेश्चन था? ओर्स के नाम भी थे. हाँ, ओर्स के नाम तो लर्न करने थे बेटा. हाँ, वो लर्न करने वाला पार्ट था. राइट, राइट. जिंक एंड एफी. देखो बोर्ड पे मैंने और वाला वो रखा हुआ है. कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिएगा. नो प्रॉब्लम. इजी थे. हाँ, थोड़ा सा लर्न करने वाला पार्ट भी है इसमें. जिंक के, कॉपर के, आयरन के कुछ ओर्स हैं जो हमें करने थे. ठीक है. अच्छा, अब आप लोग मुझे बोल रहे हो मैम स्टेबलाइजर कलेक्टर में कंफ्यूजन हो गया था. निधि, अच्छा. अंशिका गॉट 6 इनकरेक्ट. अंशिका 6 तो बहुत ज्यादा नंबर है. एक दो में मार्क्स चला जाता है समटाइम्स, बट 6 इज अ बिग नंबर. किस चैप्टर से हुआ गलत ये? किस चैप्टर से हुआ बेटा? अच्छा, आई आपने छोड़ दिया. हाँ, गलत होने से बेटर है कि हम छोड़ दें. ओवरऑल सडनली ऑप्शन मार्क हो जाते हैं. अच्छा, इसलिए हुआ. ओके, ओके. राधिका गॉट 50 आउट ऑफ 60. इस बार सारे सही हुए. अच्छा साक्षी, दैट्स गुड. ठीक है. वन देखिए, इंप्रूवमेंट इज इंपॉर्टेंट. अंशिका कोई बात नहीं बेटे, अभी हो गया जो हो गया. आकांक्षा गॉट 60 फुल इन केमिस्ट्री. दैट्स नाइस, गुड. बहुत सारे बच्चों के फुल आए हैं. सुयश, अपूर्वा, आकांक्षा, है ना? तो ये अच्छी बात है. जिन लोगों के, अब जैसे अंशिका के केस में बार बार सेल्फ मार्क हो जा रहा था, कोई बात नहीं. आपको पता है ये चीज कि आप जो करेक्ट आप कर रहे हो अटेम्प्ट, वो सही होना चाहिए. सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो, सबसे इंपॉर्टेंट. और अगर नहीं आता है तो उसको स्किप भी करना आपको पता होना चाहिए कब स्किप करना है. ठीक है. चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. नॉट दिस चैप्टर, एक्चुअली थोड़ा बहुत पार्ट हमने किया है. मुझे किसी ने बोला था प्रॉपर नोट्स दे दीजिए इस चैप्टर के, तो ठीक है, करते हैं जी. सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आई एम सॉरी, कुछ टर्म्स हैं. गुड इवनिंग बेटे. सैंतिका, वी डिडंट स्टार्टेड एनीथिंग. वी डिडंट स्टार्ट एनीथिंग राइट नाउ. अभी हम लोग बस जो स्टार्ट ही करने वाले हैं चैप्टर. मैं सीधा मेटलर्जी ही लिखती हूँ यहाँ पे. गुड इवनिंग प्रिया.
गुड इवनिंग प्रेरित, गुड इवनिंग जैनब मैम, मेथड ऑल्सो प्लीज एंड रिपीट फ्रॉथ फ्लोटेशन। अच्छा ठीक है, दोबारा से करते हैं, दोबारा से करते हैं और फटाफट करते हैं, ठीक है। एनटीए तक सिलेबस रिड्यूस करेगा नीट का, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है तो कह नहीं सकते हैं, बट अगर यस होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ते हैं पूरा, है ना। बोला है, हाँ अभी तक बोला है, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई ना। देखिए न्यूज़पेपर में आ सकता है, लेकिन जब तक एनटीए खुद से नोटिफिकेशन नहीं देगा तब तक हम नहीं बोल सकते, है ना। तो तब तक पूरा मान के चलिए। मैम कुछ नहीं होगा, एक दो टॉपिक, हाँ एक दो टॉपिक हट भी जाएंगे तो हार्डली इट विल अफेक्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर मेटलर्जी। तो आपको पता है कि मेटल्स आर फाउंड इन नेचर इन मिनरल्स, so these are basically these minerals are the salts present in nature in which metal is present. And if I talk about ores are those minerals from which a metal can be extracted easily and profitably, ठीक है। सो ओर्स आपको पता है वो मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स, ये भी मिनरल हैं जिनसे हम ओर को इजीली मेटल को इजीली निकाल सकते हैं। और आप में से किसी ने लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट बोला था, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे के सारे ओर्स जो हैं वो मिनरल्स हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। आई होप ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, राइट। बताओ जल्दी से, ये तो क्लियर है ना सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो लेट मी प्रोसीड अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें लर्न करने हैं जो आपकी बुक में दिए गए ओर्स हैं, आयरन के, कॉपर के, जिंक के, एल्यूमिनियम के, कहीं कहीं पे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है, आप देख रहे होगे आयरन के ओर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सेडराइट, क्रोमाइट, ठीक है। मैम कुछ मेटल्स को क्यों नहीं और बना सकता, मैम मतलब मैम कुछ मेटल्स को क्यों नहीं और बना सकता, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया प्रिया आपका, कैन यू जस्ट रीराइट इट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है समझने में। कॉपर के ओर्स आप देख सकते हो, कॉपर पायराइट, फिर से फूल्स गोल्ड, यहाँ पे जैसे आयरन पायराइट FeS2 था, फूल्स गोल्ड Fe2S Fe2S3 मिक्सचर होता है इसका, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, मैलेकाइट, एज्यूराइट। तो आपको ये कॉम्पोजिशंस पता होने चाहिए, ठीक है। प्रिया मेटल या मिनरल, हाँ मिनरल पूछा हो सकता है आपने। इस बार एफटी अभी अभी मुझे नहीं लगता कि एफटी का डेट अभी आया है, मैंने देखा था, मुझे नहीं दिखा था। Minerals and ores both are impure, then what's the difference between them? Yes Paki, that's more important to understand. देखिए ये तो हमें ये और पता चल गया, आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये दिस इज अप टू यू, आप लोग लर्न करिएगा। मैं पाखी के क्वेश्चन पे आ रही हूँ, ठीक है। पाखी का क्वेश्चन है कि और भी तो इम्प्योर है और मिनरल भी इम्प्योर है, तो वाई मिनरल्स आर नॉट यूज। एक्चुअली कोई भी मिनरल अगर आप लेते, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दिया था, जो मिनरल की फॉर्म में रहते हैं उनको और क्यों नहीं बना सकते। बिल्कुल ये सिमिलर क्वेश्चन आपका पाखी ने भी पूछा है और प्रिया ने भी पूछा है। नहीं बेटे आप कुछ मिस नहीं किया, आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है अनन्या। हम लोग सिर्फ लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसी के आप लोगों ने नोट्स की बात की, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लिख लेते हैं साथ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मिनरल है बेटा, जैसे अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, इसमें अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्रोमाइट। व्हाट क्रोमाइट इज? FeOCr2O3,
ठीक है, तो आप इसमें बोल सकते हो कि इसमें तो आयरन भी अवेलेबल है और इसमें क्रोमियम भी अवेलेबल है, Fe भी है और Cr भी है, लेकिन हम इसे क्रोमियम का और नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं आयरन का और। क्यों बोलते हैं आयरन का और? क्योंकि इससे प्रॉफिटेबली आप आयरन निकाल सकते हो। क्रोमियम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, आयरन आसानी से मिल पा रहा है। एक मिनट, साक्षी एंड सयंतिका जी बताइए बेटे। मैम वी विल कॉपी दिस चार्ट। नो नीड टू कॉपी, यू हैव योर बुक, बुक में है, कॉपी मत करो, मैंने वहीं से लिया स्क्रीनशॉट बेटा। मैम बहुत लैग हो रहा है। साक्षी वो करो, रिफ्रेश कर लो बेटे, री एंटर कर लो। सीआर क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट हो पा रहा? देखिए सीआर एक्सट्रैक्ट हो पा रहा है लेकिन प्रॉफिटेबली नहीं हो पा रहा। प्रॉफिटेबली का मतलब क्या हुआ? कम खर्चा करके ज्यादा अमाउंट में मेटल आए। तो आयरन आ पा रहा है, क्रोमियम नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो हम जब भी किसी चीज, किसी भी मिनरल को और तब बोला जाता है जब उससे आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोमियम आपको मिल रहा है वो जितना उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है उससे कम अमाउंट में मिल पा रहा है। यानी कि यहाँ पे एक तो क्रोमियम का अमाउंट आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट लेस हो पा रहा है और इकोनॉमिकली भी वो कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए तो सारे के सारे मेटल्स के जो मिनरल्स हैं, आप सभी से मिनरल से मेटल को नहीं निकाल सकते हो। आप कुछ, मैम चैट की वजह से लैगिंग हो रही है, मैं चैट को फिर से बंद कर देती हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखो शायद सब ठीक होगा। सो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर है वो सब मिनरल का ही पार्ट है, मिनरल ही है बेसिकली। लेकिन सारे मिनरल से आप मेटल नहीं निकाल सकते, इसलिए सारे के सारे मिनरल ओर नहीं है। ठीक है, सो मिनरल जो है किसी भी चीज का, इससे मेटल कैन और कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, और से एक पर्टिकुलर मेटल डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट होगी। सो दिस इज द मिनरल फ्रॉम विच ओर कैन बी, मेटल कैन बी, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या क्या है इसके साथ में एसोसिएटेड। तो द नेक्स्ट टर्म इज प्रोसेसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। सो पहला स्टेप होगा मेटलर्जी का, हमने लास्ट क्लास में भी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसको लेके, पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब होता है क्रशिंग यूजिंग जॉ क्रशर। जॉ क्रशर से आई मीन बड़े जो लंप्स ऑफ द ओर है उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना है, यानी कि लार्जर लंप्स को ब्रेक करेंगे स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, पल्वराइजेशन। जो और आपको मिला है आपने उसको बड़े बड़े लम्प्स को छोटे लम्प्स में या छोटे छोटे पीसेस में या छोटे पार्टिकल्स में आपने ब्रेक कर लिया। ये करने के बाद सेकेंड स्टेप होगा कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी इसके बारे में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब हमें इसे कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? वैसे तो हम जैसे मतलब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जहां पे जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ H2SO4 लेस अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है इसका मतलब? ज्यादा अमाउंट ऑफ और लेस अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब वो प्रोसेस जिसमें आप इम्प्यूरिटीज को मिनिमाइज कर रहे हो और ओर का अमाउंट बढ़ा रहे हो। कैसे बढ़ाओगे? उसमें से इम्प्यूरिटीज निकाल के। सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन स्टेप जो है दैट इज नथिंग बट द removal of earthy impurities। अब ये क्या है? earthy या earthly impurities बोलते हैं इनको। These are dust particles, stones हो सकते हैं, ठीक है, अदर मेटल पार्टिकल जो आसानी से निकल सके, इन सबको निकालना है।
ठीक है, और इन सबको यहाँ पे इन अर्ली इंप्यूरिटीज को बोलते हैं गैंग। तो एक टर्म आपको याद होनी चाहिए, गैंग क्या होता है, what gang is. So gang is the earthy impurities present in the metal ore and these can be removed by the process of concentration. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या क्या हो सकती है ये अच्छा बहुत सारा हैंड रेज आया, एक सेकेंड मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से, वेट जी। लैगिंग प्रीवियस पेज, अच्छा सबको लैगिंग वाला, what you have written ma'am, smaller than, smaller pieces बेटा, smaller pieces I should say, फाइन है, इससे भी प्रीवियस। वैसे मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है कोई भी इंटरनेट में। व्हाट इज जॉ क्रशर? जॉ क्रशर बेटा बड़े मशीन्स होते हैं, मतलब जॉ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो क्रश करने का काम करते हैं, ठीक है। रॉक्स आर मिनरल, रॉक्स में मिनरल प्रेजेंट होते हैं। रॉक्स जो होते हैं वो मेटल सॉल्ट से बने हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक स्टोन का पीस, उसमें हो सकता है कोई सॉल्ट हो, कोई मिनरल हो, उसके अंदर कोई मेटल का कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है ना, ठीक है। मैं पोल कर लेती हूँ एक बार, एनीवेज मैम थोड़ा वेट कर लीजिए, ट्राई नोट करने के लिए प्लीज, फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली, नो इश्यूज बेटा, कर लो नोट। हाँ जी, लार्ज टीथ वाले जो मशीन होता है, रीलॉन्च कर दिया मैंने। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज, ऑप्ट कर लो जल्दी से। आकांक्षा, अभिनव, साक्षी, प्रेरित, इन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। आकांक्षा, अभिनव, साक्षी, प्रेरित, अच्छा विजिबल है पर लैग हो रहा है, अच्छा जी प्रिया, लर्न करना है, वो इंपॉर्टेंट ओर्स है। आई एम सॉरी, प्रोसीड, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट पेज ये हो गया, नेक्स्ट पेज नोट कर लिया सबने, इसमें कुछ है नहीं, बस लार्जर लम्प्स को छोटे पीसेस में तोड़ना है। अगला पेज आता है रिमूवल ऑफ अर्दी impurities. मैम डू these metallurgical processes get affected by environmental factors? Definitely these are affected by environmental factors. Suppose a place is there where very marshy area, rainy season is there, so difficult process would be मेटल को वहां से निकाल पाना, है ना। इसी तरह से मान लीजिए कहीं पे आसानी से, जहां पे इजीली माइनिंग प्रोसेस किया जा सकता है, बहुत बहुत सारे माइंस हैं जहां पे ऑलरेडी, जिस एरिया में जहां पे ज्यादा मेटल है, तो नेचुरल कंडीशंस भी माइनिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है, ठीक है जी। बिल्कुल मैं ब्लॉक कर रही हूँ, थैंक यू। चलो, तो गैंग पता चल गया है सबको अभी तक। अब आगे बात करते हैं, इंप्यूरिटीज को निकालने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। जो इंप्यूरिटीज को निकालने के तरीके हैं यहाँ पे, वो हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। जैसे हमने पिछले बार भी बात की, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ और प्रोसेस दिखाती हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से हो सकते हैं। बट कॉन्सेंट्रेशन में सबसे पहला तो रहेगा, हम कंसंट्रेशन किसी भी और का कर सकते हैं बाय सिंपली रिमूवल ऑफ द स्टोन पार्टिकल, जो भी उससे आसानी से निकल सकते हैं, तो हमने उनको तो निकाल दिया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन, ये हो सकता है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हो सकता है, ये भी कंसंट्रेशन में ही आता है। तो आप सबसे पहले तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये हमने डिस्कस किया था क्या, इससे पहले एक और लिख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिक वॉशिंग भी लिख लेते हैं, चलिए। ठीक है, मैं साइमल्टेनियसली आपको नोट्स इसके देते रह जाएंगे, हम लोग, मैं करते जाऊंगी। दिस इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस होता क्या है यहाँ पे, सो द ओर containing impurities,
ये है, ये ओर कंटेनिंग इंप्यूरिटीज जो है वो यहां से आप डाल रहे हो, ठीक है, और यहां से वाटर का एक स्ट्रीम जो है वो इसके ऊपर डल रहा है। अब क्या होगा, दिस इज बेसिकली सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी। दिस इज ग्रेविटी सेपरेशन ऑल्सो, दिस कैन बी कॉल्ड हाउ, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, और जो है जिसमें इंप्यूरिटीज भी प्रेजेंट है आप उसको डाल रहे हैं, और आप स्ट्रीम ऑफ वाटर, फास्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर इसके ऊपर जाके डल रही है। आप देख पा रहे हो कि ये जो स्लोप जैसा सरफेस जो बनाया गया है वो स्टेयर जैसा है, कुछ स्टेयर्स जैसा बनाया गया है। तो अब क्या होगा, और डलेगा पीछे से वाटर का एक बहुत तेज क्या बोलेंगे हम, वाटर स्ट्रीम जो है विद प्रेशर इसके ऊपर डलेगी। तो और पार्टिकल्स अगर लाइटर है, अगर और पार्टिकल्स, दोनों चीजें कंसिडर करते हैं, अगर मान लीजिए कि और पार्टिकल्स हेवियर है, सो ये क्या होंगे, स्टे बिहाइंड, ठीक है, और जो इंप्यूरिटीज हैं बीइंग लाइटर, वॉश्ड अवे, वॉश्ड ऑफ, ये होगा, ठीक है। सो यहां पे क्या हुआ कि इंप्यूरिटीज जो है लाइटर है, उनके ऊपर जब हैवी वाटर स्ट्रीम डलेगा तो वो बह के आगे चले जाएंगी, और जो और पार्टिकल जो कि हेवियर हैं वो पीछे रुक जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। तो ये मेथड यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ द पार्टिकल्स, वेट ऑफ द और पार्टिकल्स एंड द इंप्यूरिटीज। कई बार क्या होता है, और कंपैरेटिवली लाइटर होगा लेकिन जो इंप्यूरिटीज दूसरे मेटल की प्रेजेंट है वो हैवी है, तो क्या होगा, उल्टा हो सकता है, और लाइटर है तो और बैक के आगे चला जाएगा, आगे कलेक्ट कर लीजिए, इंप्यूरिटीज पीछे रह जाएंगी। तो दैट कैन बी डन, बट जनरल केस ये होता है। इज दिस क्लियर? ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार पूछ लेती हूं मैं, बताइए। व्हाट वाज द आंसर ऑफ अपूर्वाज क्वेश्चन? प्रिया, मैंने अपूर्वा का आंसर बताया, एनवायरमेंटल कंडीशन से मेटलर्जिकल प्रोसेसेस अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। सेम वेट नहीं हो सकता, सेम होगा तो इससे सेपरेट नहीं होगा, ये उनके लिए ये है कि जब इनके वेट में डिफरेंसेस है, ठीक है। लीचिंग भी आएगा अभी बेटा, लीचिंग आएगा, लीचिंग करेंगे अभी, ठीक है। कैसे अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट, मैम वेट आई हैव टू राइट, नोट डाउन बेटा, नो इश्यूज। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है अनन्या, अनन्या अभी दिख रहा है बेटा। एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे अफेक्ट करता है कि वहां पे एनवायरमेंट में मॉइस्चर कितना है, और की जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो इजीली निकल पा रहा है कि नहीं, माइनिंग के लिए सॉइल का नेचर कैसा है, इजीली डिगिंग किया जा सकता है कि नहीं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। मैम स्टेप लाइक क्यों होता है, मतलब आई आई नहीं समझ आया, लाइक क्यों होता है मैम? इफ ओर एंड इम्प्यूरिटीज बोथ हैवी देन, तब ये यूज नहीं करेंगे, तब कुछ और यूज करेंगे, कोई और कॉन्सेंट्रेशन का तरीका। फिगर में ऑपोजिट केस है, फिगर में इन्होंने दिखाया है कि और भी फ्लो करके चला जा रहा है और अर्धी इंप्यूरिटीज पीछे रह जा रही है। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैम आही इज आस्किंग व्हाई स्टेयर्स नॉट फ्लैट, हाँ जी। तो अब देखिए इसमें ग्रेडेशन बना हुआ है ना, तो फ्लो करके नीचे जाने में बीच में जगह बन रही है ना जिससे रुक सकता है, ठीक है, इसलिए स्टेयर लिया, सॉरी मैं नहीं समझ पाई। इफ कंसिडरेबल डिफरेंस ओनली, यस डेफिनेटली, आपको कोई भी मेथड यूज करना है तो आप ये तो चेक करोगे ना कि वहां पे वर्केबल है कि नहीं, इसीलिए तो बहुत सारे, नहीं तो एक ही मेथड नहीं होता, सब पे अप्लाई हो जाता तो सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन मेथड होता। अलग अलग होने के पीछे रीजन ही यही है कि सब पे एप्लीकेबल नहीं है। सल्फाइड ओर के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन पे क्यों जाते हैं, मैग्नेटिक ओर के लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन पे क्यों जाते हैं, सिंपल सी बात है, रीजन बिहाइंड दैट कि हमें चूज करना है कौन सा मेथड बेस्ट होगा, ठीक है। हाँ टेक टीम को कॉल कर लो बेटा अगर लेगिंग अभी भी हो रहा है एकता, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं हो रहा, राइट। प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगला मेथड हम देख लेते हैं क्या है, द नेक्स्ट मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस इज मैग्नेटिक रोलर, डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन ओर एंड गैंग कैन से, हाँ यस डेफिनेटली डेफिनेटली। हम ग्रेविटी डिफरेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेट ज्यादा अंडरस्टैंडेबल टर्म यहाँ पे यूज हो सकती है, ग्रेविटी डिफरेंस बोल देते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक रोलर की बात करते हैं। दिस इज मैग्नेटिक रोलर, इसके ऊपर आप देख रहे होगे यहाँ पे रोल कर रहा है, ठीक है, और आप यहां से
इस पे डाल रहे हो मिक्सचर ऑफ ओर एंड इम्प्यूरिटीज दोनों, मतलब ओर में से इम्प्यूरिटी निकली नहीं है, वो है वहां पे, आपने बस क्रश कर लिया है ओर को। तो अब क्या होगा, जो इम्प्यूरिटीज अगर मैग्नेटिक हैं, सपोज यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज हैं वो मैग्नेटिक हैं, मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी का मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और ये जो ओर है ये नॉन मैग्नेटिक है। अब मान लीजिए किसी ओर में आयरन के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, आयरन के पार्टिकल्स जो है मैग्नेटिक सेपरेशन के दौरान यहां पे कलेक्ट होंगे, जबकि मेटल के पार्टिकल्स जो कि नॉन मैग्नेटिक है, जो हमारा एलिमेंट जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो यहां आ जाएगा। ऑपोजिट भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक रोलर जो है इसके ऊपर आप डाल रहे हो ओर को, यानी कि ओर कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज, it is added on conveyor belt magnetic roller. Now दो केस होंगे, मैग्नेटिक, सपोज मैंने ये अज्यूम किया कि जो इम्प्यूरिटीज है वो मैग्नेटिक है, ठीक है, वो क्लोजर कंटेनर में आएगा, द कंटेनर विच इज प्लेस्ड क्लोज्ड, क्लोजर, ठीक है, और जो जो इम्प्यूरिटीज नहीं है यानी कि और पार्टिकल्स, which is placed at a farther distance, सिर्फ फार लिख देती हूं मैं, ठीक है, इस तरह का कुछ होगा, यानी आपने और कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज डाला कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, और ये फिर आगे ऐसे टर्न होता रहता है ना, ये तो आगे बढ़ेगा ये, और बढ़ के इधर से चला जाएगा आपका इम्प्यूरिटीज, और ये चला गया और, ठीक है, वाइस वर्सा भी करेक्ट है, इट डिपेंड्स कि आपके पास और कौन सा है और इम्प्यूरिटीज क्या है उसमें। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए, अब इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है, देन एफ इज एम जी, अच्छा मैंने आई आपका ये पढ़ा नहीं था पहले। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो है वो दिस इज जनरली यूज्ड फॉर सल्फाइड और, ये आप लोगों को पता है। अच्छा, मैं जल्दी पेज टर्न कर दिया मैंने, तो आप लोग प्रीवियस पेज बोल रहे होगे बेटा, एक मिनट रुक रुक जाओ, पूछ भी लेती हूँ मैं जी। ग्रेविटी के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे सेपरेशन, प्रिया, वेट के बेसिस पे सेपरेट कर रहे हो तो आप उसको बोलते हो ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। what if both are magnetic, then again we are not going to use this one, this method of separation will not be used here, this method of concentration, ठीक है, करेक्ट करेक्ट संस्कृति। चलिए आगे, ये नोट हो गया, placed or particles in the container which is placed far, FAR, ठीक है। क्यों, ग्रेविटी तो हर ऑब्जेक्ट में सेम ही लगेगी। अब मैं आही ने जो लिखा था वो लिख देती हूँ प्रिया, F इज एम जी, जी सेम होगा, M अलग हो जाएगा, ठीक है, तो हम वेट के बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं इसलिए हम बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन सेम ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा, लेकिन मास अलग अलग होने की वजह से इसके बेसिस पे सेपरेट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट मी मूव फॉरवर्ड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड आप लोग पहले भी कर चुके हो बेटा। फ्रॉथ फ्लोटेशन में हम लोग पहले भी का मतलब हम लोगों ने लास्ट टाइम जब क्लास हमारा था तब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा किया था, राइट। सो सल्फाइड ओर के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, और क्या करते हैं, हमारा ओर जिसमें इंप्यूरिटीज हैं, ओर विथ इंप्यूरिटीज, इसमें आप ऐड करते हो
सबसे इंपॉर्टेंट तो पाइन ऑयल ऐड करते हो। ये मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, ये मुझे बताते जाइए आप लोग, ठीक है। और जो आप लोगों की एरर भी हुई है वो पता चलेगा। किसी ने बताया था मुझे कि एरर हुआ आप में से, आप कंफ्यूज हो गए थे कलेक्टर में और किसमें, किसने बताया था? प्रीवियस क्लास में नहीं स्टार्ट किया था ये। अच्छा, हमने स्टार्ट नहीं किया था, ओके। निधि, निधि आपने बताया था, राइट। कलेक्टर एंड स्टेबलाइजर। कलेक्टर होता है जो फ्रोथ को कलेक्ट होने में हेल्प करता है, और स्टेबलाइज फ्रोथ को स्टेबलाइज करता है जो बन चुका होता है ना? राइट, राइट महक, ठीक है। फ्रोथ, फ्रॉथ मतलब ये जो लादर जैसा ऊपर जो फोम जैसा बनेगा, जिसमें मेटल के ओर होंगे, जिसको झाग बोलेंगे, राइट राइट, ठीक है। चलिए, सो क्या क्या ऐड करते हैं ये देख लेते हैं। और विद इंप्यूरिटीज में वाटर तो आप ऐड कर ही रहे हो, गैस इमर्स्ड इन लिक्विड, यस, ठीक है। क्रेसोल और एनिलीन भी ऐड करते हो, ठीक है। आप रोल बताते जाइएगा, आप रोल बताते जाइएगा। सबसे पहले तो वाटर, इसको वेट करने के लिए डाला है आपने, वाटर को आपने वेट करने के लिए डाला है, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि क्रिसोल और एनिलीन क्यों डाला है, इनका क्या रोल है? फ्रॉथ स्टेबलाइजर, राइट। क्रेसोल and aniline are added, yes, these are froth stabilizer, ठीक है मैम। here pine oil is frother, actually this is the froth forming agent। जो पाइन ऑयल जो आपने डाला है, this is also called collector या फिर ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, मैम, ठीक है। सो हम इस पाइन ऑयल को क्यों डालते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे कलेक्टर की तरह या फिर ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? पाइन ऑयल जो है आप नॉर्मल भी देखेंगे, जैसे वाटर और सोप है उसमें ऑयल डाल के, और जब आप एयर ब्लो करते हैं तो झाग बनना शुरू हो जाता है ना, नॉर्मल कंडीशन में भी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सही होता है, ठीक है। सो पाइन ऑयल यहाँ पे काम कर रहा है ओर को कलेक्ट करके अपने फ्रॉथ के फॉर्म में लाने का। फ्रॉथ जो बन गया वहां पे ओर को स्टेबलाइज करने का, वहां पे रोकने का काम जो कर रहा है वो क्रेसोल या एनिलीन आपने जो डाला है इसमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जेंथेट्स भी ऐड करते हैं इसमें, एक और चीज ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं जेंथेट। क्या रोल हो सकता है? बोथ आर यूज्ड और एनी वन बेटा, क्रेसोल या फिर एनिलीन, दोनों में से कोई एक। जेंथेट्स का क्या रोल होता है? जेंथेट्स भी ऐड किए जाते हैं। पाइन ऑयल एंड क्रिसोल रोल नॉट गॉट। प्रिया, क्रिसोल का रोल है फ्रोथ को स्टेबलाइज करना। देखिए झाग बना और तुरंत खत्म हो गया, उसमें से एयर बाहर निकल गई, वो खत्म हो जाएगा, तो उसको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है एनिलीन एंड क्रिसोल, या तो एनिलीन या तो क्रिसोल, ठीक है। और कलेक्टर का मतलब होता है कि फोम में जो फ्रोथ जो बना है उसमें और पार्टिकल्स को कलेक्ट करना, ठीक है। हाँ, एनिलीन ये होता है ना, याद करो, ऐसे बेंजीन रिंग और यहाँ पे NH2, अमोनिया डेरिवेटिव है, बस एक हाइड्रोजन की जगह बेंजीन रिंग लगा दिया आपने, ठीक है। चलिए आगे बात करते थे हम लोग, जेंथेट्स की बात कर रहे थे, राइट। तो जेंथेट्स का काम होता है, दिस इज इंक्रीजिंग, बेसिकली पाइन ऑयल के रोल को सपोर्ट कर रहा है एक तरह से। जेंथेट्स जो होते हैं ये इंक्रीज करते हैं वेटेबिलिटी, सल्फर कंटेनिंग ओर्स जनरली पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, मतलब वेट नहीं होते, डिसॉल्व तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, वेट नहीं होते हैं। तो वेट करने का जो एबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें जेंथेट्स ऐड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक और चीज है, लेट मी जस्ट टर्न द पेज, कैन आई, मैं पेज टर्न कर लूं जी। गेटिंग व्हाट मींस एड्सॉर्प्शन, गेटिंग वेट मींस, यस यस यस, गेटिंग वेट मींस एड्सॉर्प्शन, यानी कि और पार्टिकल जो है उसके सरफेस पे आ जाएगा, पाइन ऑयल आ जाएगा, और उसके ऊपर जो आपने जेंथेट्स डाला है ना। पाइन ऑयल इज फ्रॉथ कलेक्टर, हाँ जी बेटा, जी, ठीक है। क्योंकि सल्फाइड ओर के केस में आप और कोई मेथड जैसे आप वो भी नहीं यूज कर पा रहे, मैग्नेटिक सेपरेशन भी नहीं हो पा रहा था, कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं हो पा रहा था, तो सल्फाइड ओर्स के लिए ऐसा करके देखा गया, तो ये सेपरेट हो पाया वहां से, ठीक है।
स्टेबलाइजर सपोर्टिंग द फ्रॉथ और इट इज रिमूविंग फ्रॉथ। स्टेबलाइजर स्टेबलाइज कर रहा है, रिमूव नहीं कर रहा है, फ्रॉथ को बना रहा है, उसको स्टेबलाइज कर रहा है, फ्रॉथ बनने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है डिप्रेसेंट। इसका क्या रोल होता है? डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर्स, कई बार हम लोग सल्फाइड ओर के लिए इनको भी यूज करते हैं। मैम वाटर इज वेटिंग द सल्फाइड ओर एंड ज़ेंथेट हेल्प्स फॉर दिस। वाटर एंड पाइन ऑयल मिक्सचर is wetting, absorbing over the ore surface. ठीक है, and xanthate is increasing it, right? ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा देर के लिए इसको आगे बढ़ते हैं। डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर, इसके लिए हम लोग जनरली एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में पीबीएस है और इसमें इम्प्योर, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुकी हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो। लेड सल्फाइड है, उसको निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे जिंक सल्फाइड भी प्रेजेंट है, जिंक सल्फाइड भी प्रेजेंट है। तब क्या करेंगे, दोनों सल्फाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करें इस कंडीशन में, तो हमें डिप्रेस करना है जिंक सल्फाइड को, फोम में आने देना, उसको अलग करना चाहते हैं हम, तो हम डिप्रेसेंट यूज करेंगे। सो दिस डिप्रेसेंट इज सोडियम साइनाइड हियर। रिएजेंट, ये लीचिंग जैसा प्रोसेस हो जाएगा कुछ कुछ। वहां पे होता क्या है, देखो आप पहले तो ये बोलो, मुझे ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर्स वाला रोल। आपके पास में सल्फाइड हो रहे हैं 2, आपको सिर्फ एक चाहिए, नहीं समझ आ रहा है, हाँ इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, मुझे लगा ऐसा कि आप लोग को नहीं आ रहा होगा। सिंपल सी बात समझिए, मेरे पास एक जो मुझे ओर मिला, उसके अंदर ये भी प्रेजेंट है, जिंक सल्फाइड भी और लेड सल्फाइड भी, दोनों है। मुझे चाहिए ये, मुझे ये नहीं चाहिए, जिंक सल्फाइड नहीं चाहिए। सपोज जो मेटलर्जिकल प्रोसेस मुझे करना है, मुझे लेड को एक्सट्रैक्ट करना है, देन व्हाट आई विल डू, जिंक सल्फाइड भी होगा वहां पे और लेड सल्फाइड भी होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई ऐसा रिएजेंट डालेंगे जो जिंक सल्फाइड जिससे फटाफट से रिएक्ट करे। यानी कि जिंक सल्फाइड का फ्रॉथ में आने को डिप्रेस करना चाहते हो आप, रोकना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सोडियम साइनाइड डालोगे, राइट बेटा, सोडियम साइनाइड। मैम इन एनसीईआरटी बोथ xanthate एंड पाइलॉर गिवन अंडर कलेक्टर्स, क्योंकि पाइन ऑयल भी वहां पे वेट करने के साथ साथ कलेक्ट करने का भी काम कर रहा है ना, तो इसलिए उन्होंने दोनों को एक साथ लिख दिया। काम तो एक ही कर रहे हैं वो लोग, ओर को कलेक्ट करने का काम है ना, इसलिए। ठीक है, कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे xanthates बेटा, कैटलिस्ट नहीं है, सपोर्टिंग बोल, कैटलिस्ट होता है केमिकल रिएक्शन में, ये तो फिजिकल प्रोसेस है ना, ये तो फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए नहीं बोलेंगे हम इसे कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए, हाँ ये मैं दोबारा बता देती हूँ, सोहम मैं बताती हूँ। मेरे पास में लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड का मिक्सचर है और में, मुझे सिर्फ लेड सल्फाइड चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इस मिक्सचर में कुछ ऐसा सब्सटेंस डालूंगी जो जिंक सल्फाइड से रिएक्ट करे और उसका सॉल्ट बना दे, और सॉल्ट बना के नीचे सेटल हो जाए। ठीक है, और फ्रोथ में कौन चला जाए, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड चला गया इन द फ्रोथ, वाइल जिंक सल्फाइड जो है इसके साथ ये कंबाइन होगा, तो क्या बनाएगा, Na2ZnCN4, सोडियम जिंकोसाइनेट, ये बन जाएगा। अगर मैं इस डायग्राम में दोबारा बात करती हूं, तो यहां जो ये फ्रॉथ बना है उसमें लेड सल्फाइड आ जाएगा ऊपर फ्रॉथ में, और जो जिंक सल्फाइड है वो नीचे सेटल हो जाएगा। एक्चुअली वो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में नहीं होगा, मुझे लिखना नहीं चाहिए था, ये मुझे लिखना चाहिए कि वो Na2ZnCN4 के फॉर्म में, इस फॉर्म में ये सेटल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो एक्चुअल ओर है, जो सल्फाइड ओर जो हमें चाहिए था, क्योंकि बीइंग लेस रिएक्टिव, जिंक सल्फाइड जो है वो रिएक्ट कर लेगा NaCN के साथ और पीबीएस नहीं कर पाएगा, तो हमारा यहाँ पे जो आप देख पा रहे होगे इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंड दैट गेट सेपरेटेड। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट मेथड आता है
नेक्स्ट मेथड आता है, एक बार नोट करना है तो कर लो फिर से आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं अभी, ठीक है। लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग में क्या करते हैं? लीचिंग में भी आप कुछ ऐसा ही करेंगे, कोई ऐसा सब्सटेंस डालेंगे जो बेसिकली हमारे ओर को सेपरेट करने में काम है। जैसे मान लीजिए मेरे पास सिल्वर है, ठीक है। हैंड रेस, एक बार रुक जाइए। बताइए। मैम इन एक्चुअल वी नीडेड सल्फाइड फ्रॉम, नहीं वी डोंट नीड सल्फाइड फ्रॉम लेड सल्फाइड, वी नीड लेड फ्रॉम दैट लेड सल्फाइड, वंशिका, ठीक है, राइट। एक्टिवेटर एंड डिप्रेसेंट, राइट अपूर्वा, आपका क्वेश्चन अच्छा है। डिप्रेसेंट का मतलब हुआ कि इसने जिंक सल्फाइड को डिप्रेस किया, उसका फ्रॉथ में आना, लेकिन एज वेल एज इसने एक्टिवेट किया लेड सल्फाइड का फ्रॉथ में आना। तो इट इज एक्टिंग एज द रोल, टू रोल्स, एक्टिवेटर फॉर वन एंड डिप्रेसेंट फॉर अदर, ठीक है। वाई वी चोज पीबीएस ओवर जेडएनएस? वी वांट पीबीएस इन फ्रॉथ, नॉट जिंक सल्फाइड। देखिए ये कहा गया, देखिए जिंक सल्फाइड तो अपने आप ही पहले आ जाएगा, दोनों मिक्सचर होके आएंगे वहां पे, ठीक है, दोनों मिक्सचर होके आएंगे। हमें लेड को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, मैं लेड की मेटलर्जी की बात कर रही हूँ बेटा, तो वहां पे अगर मुझे ऐसा चाहिए तो आई विल यूज NaCN टू सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ ऑफ जिंक सल्फाइड, ये है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो लीचिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे। लीचिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास में कोई देखिए ये बेसिकली यूज किया जाता है सिल्वर के लिए। मैम इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट लेड देन इट शुड बी कॉल्ड लेड ओर, देन मैम नॉट सल्फाइड ओर, लेड दैट पीबीएस इज, आपको पता होगा वो सिनाबार है, सिनाबार इज द ओर ऑफ लेड। और हम लोग जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जनरली मेटल्स के लिए करते हैं, बहुत दूसरे एलिमेंट्स का भी एक्सट्रैक्शन होता है, लेकिन हम लोग जो मेटलर्जी कर रहे हैं वो तो हम मेटल्स के लिए कर रहे हैं ना, सल्फर के लिए थोड़ी कर रहे हैं बेटा, ठीक है प्रिया। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि लीचिंग प्रोसेस गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जो हमारी नोबल मेटल्स हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जनरली लीचिंग प्रोसेस हम उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। सल्फाइड ओर इज द कैटेगरी ऑफ ओर्स, जैसे ऑक्साइड ओर इज ऑल्सो द कैटेगरी ऑफ ओर। ऑक्साइड ओर में सारे ओर्स आएंगे जो ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मैग्नेटाइट हो, चाहे वो हेमेटाइट हो आयरन के लिए, एल्यूमिना हो जाएगा, या बॉक्साइट और हो जाएगा एल्यूमिनियम के लिए, है ना, कैटेगरी है वो, ठीक है। दीज आर नोबल मेटल्स, यस दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। इनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग जनरली, एक्चुअली होता क्या है, ये मेटल्स नेचर में फ्री फॉर्म में होती हैं, ये जनरली कंबाइंड स्टेट में पाई ही नहीं जाती हैं। ये वाली जो मेटल्स होती हैं ये कंबाइंड स्टेट में नहीं पाई जाती, ये तो फ्री फॉर्म में होती हैं, बस इनमें कुछ अर्धी इंप्यूरिटीज हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए स्टोन के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या डस्ट, हाँ नेटिव स्टेट में रहती है ये, नेटिव स्टेट में रहती है, राइट। तो अब मुझे अगर सिल्वर चाहिए तो सिल्वर है यहाँ पे, इसके साथ साथ इसमें इंप्यूरिटीज भी हैं, तो मैं क्या करूंगी, इसको कुछ ऐसा सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है मुझे, जिससे कि मैं उसको पहले अलग करूं, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाऊं और फिर उस कॉम्प्लेक्स से इसको एक्सट्रैक्ट कर पाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सिल्वर और एजी की जो इंप्यूरिटीज हैं उसमें मैं NaCN डालूंगी। NaCN इज सोडियम साइनाइड, आप लोगों को सबको पता ही है ये चीज। NaCN हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए सिल्वर, अच्छा सिल्वर का और बताइए, वाई कॉल्ड नोबल एज अनरिएक्टिव, यस दीज आर अनरिएक्टिव, दैट्स वाई। आप मुझे सिल्वर का और बताओ, अर्जेंटाइट याद है, मान लीजिए Ag2S है, ठीक है। सिल्वर का जो और है ये Ag2S है, आप इसमें NaCN डालेंगे, हॉर्न सिल्वर, राइट राइट बेटा, NaCN डालेंगे क्या होगा, Ag2S में NaCN डालेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, Na2SO4 प्लस O2 भी लिख दूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है जब हम इसमें डालते हैं, तो Na2SO4 प्लस सोडियम अर्जेंटो साइनेट, याद कर लेना, NaAg, हाँ ठीक है, यही होगा यही होगा, राइट। तो इस तरह का कुछ बनेगा,
अच्छा निधि, कोई बात नहीं, हम लोग आज वही चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटलर्जी वाला, ठीक है। सोडियम अर्जेंटोसाइनेट ये बन गया, राइट। इम्प्यूरिटीज जो है वो सारी पीछे रह गई, ये हमारा बनके कॉम्प्लेक्स हमें अलग मिल गया, ठीक है। अच्छा निधि क्या हुआ, सब ठीक है? ऑल वेल? ऑल वेल बेटा? बोलो निधि। हम्म। ओके, यू हैव टू गो टू फिजियोथेरेपी। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे 4 होगा बेटा? आही? 4 NaCN होगा। हाँ बेटा, 4 NaCN ही होगा, राइट, 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, राइट राइट राइट। हम सल्फाइड और हमने ले लिया मैम, सल्फर फ्रॉम जिंक सल्फाइड रिमेन इन मिडिल मैम, और गो टू द फ्रॉथ। Sulfur will not go anywhere. Sulfur will be there in the form of compound. Sulfur separate नहीं होगा बेटा। Ore of silver horn silver है, हॉर्न सिल्वर है, अर्जेंटाइट भी बोलते हैं, ARGENTITE, अर्जेंटाइट, ठीक है। चलिए, यस, लेट मी प्रोसीड, आगे बढ़े। मैम आर वी डूइंग, नहीं बेटा, हम लोग अब पढ़ रहे हैं लीचिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन कर चुके बेटा, आपको नोट्स देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने बना लिया सोडियम अर्जेंटोसाइनेट, अब हमें इससे सेपरेट करना है एजी को। क्या करेंगे? जो आपको सॉल्ट मिल गया ये अलग, इसको सेपरेट कर लिया। अब आप इसमें डाल दो जिंक। आप इसमें जिंक डालोगे तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और यहां बनेगा Na2ZnCN4, ये प्लस Ag अलग हो जाएगा, ठीक है। Na2 है तो मैं यहाँ 2 कर देती हूँ इसको, 2Ag, कुछ ऐसा, ठीक है। सो दिस इज जिंकोसाइनेट, फिर से बन जाएगा, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा सिल्वर अलग, एंड दिस विल नॉट कंटेन एनी इम्प्यूरिटी, ये प्योर होगा। इवन इनके लिए तो गोल्ड और सिल्वर प्लैटिनम, इनके लिए तो हम सीधा लीचिंग ही करते हैं और हमें मेटल मिल जाती है प्योर फॉर्म में, ठीक है। और एक और चीज, इस जो हमने अभी अभी किया ना, आगे चल के आप पढ़ोगे, आगे चल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। सिल्वर के लिए इस मेथड को हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं। The similar method is also considered as, it comes under the part, under the topic hydrometallurgy. Confuse मत होना अगर आगे कभी आता है। So this part is also called, also comes under the category, I should say, जहां पे कोई रिएजेंट यूज करके आप मेटलर्जी कर रहे हो, आप एक पूरी मेटल को सेपरेट कर ले रहे हो विदाउट कंसिडरिंग मोर स्टेप्स, आप सिर्फ रिएजेंट डाल के इसको कर पा रहे हो, हाइड्रोमेटलर्जी में आता है। आगे आएगा तब मैं दोबारा बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शंस वगैरह सब, एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ सेम हो जाएंगे। मैम इफ वी ऐड पोटेशियम द Ag कैन बी एक्सट्रैक्टेड, लेकिन पोटेशियम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा फिर इस तरह का, पोटेशियम KCN बनाना प्रीफर करेगा। हमें हमें जो कॉम्प्लेक्स बनाती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट बनाती है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए पोटेशियम वाला कुछ नहीं करेंगे। योर ओनली अभिलाषा प्लीज रिफ्रेश। चलो मैं लिखती हूँ यहाँ पे दोबारा अभिलाषा के लिए, रिफ्रेश। गोल्ड और सिल्वर के लिए हम लोग लीचिंग में इसी को NaCN को यूज करते हैं। कोई भी सूटेबल रिएजेंट जो कॉम्प्लेक्स बना ले जनरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रीवियस पेज पे आ गए, राइट। सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। अब हम आ जाते हैं अपना मेथड पे। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है जो आप लोग कर रहे हो अभी, ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हो कुछ चीजें, है ना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट है एलिंगम डायग्राम, उसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि वो शायद आप लोगों के लिए न्यू भी होगा। चलिए, अब हम बना चुके हैं, मतलब अब हम निकाल चुके हैं इम्प्यूरिटीज। सेम लीचिंग मेथड पता है आपको एल्यूमिनियम के लिए भी यूज किया जाता है। आपको पता है एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिना बना लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिना जो होता है वो होता है Al2O3 एल्यूमिना,
बॉक्साइट और इस तरह का कुछ, ठीक है। आप इसमें NaOH डालते हो। आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था क्या हमेशा NaCN यूज करते हैं? नहीं, आप NaOH मतलब दूसरे रिएजेंट भी हो सकते हैं। हमारा सिंपल काम है ऐसा रिएजेंट ढूंढना जो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए, कॉम्प्लेक्स बना के अलग हो जाए, इंप्यूरिटीज पीछे रह जाए। इंप्यूरिटीज को फिल्टर करके रिमूव कर दीजिए। सॉल्ट को लीजिए, किसी और से रिएक्ट करा के उसमें से मेटल को निकालना, ठीक है। जैसे सिल्वर के केस में हमने किया, Ag2S में हमने NaCN डाला और वहां पे हमें सोडियम अर्जेंटोसाइनेट मिला। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें जिंक डाला, जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया और हमें सिल्वर अलग मिल गया। द सेम वेज वी आर गोइंग टू डू हियर ऑल्सो। आप लेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम का ओर, एल्यूमिनियम का जो हाइड्रेटेड और Al2O3 डॉट ये 2H2O हमने ले लिया। एल्यूमिना भी होता है, प्योर एल्यूमिना की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला Al2O3 ही होता है। आपने क्या किया, इसमें डाल दिया NaOH। जब आप इसमें NaOH डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH इवन डालते हैं हम लोग इसमें, तो ये बनाता है NaAlO2। ये एक कॉम्प्लेक्स है, NaAlO2 प्लस H2O, ये हमें यहाँ पे मिल जाता है इस तरह का। बट एक्चुअली दिस NaAlO2 प्लस H2O इज अ कॉम्प्लेक्स। ये एक्चुअली होता ही है, इसको अगर हम ऐसे लिखें, सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज NaAlOH होल 4, कुछ इस तरह, ठीक है। ये कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, ये भी लिख देती हूं मैं। अब इनऑर्गेनिक शुरू हो गया है, बड़ी बड़ी रिएक्शंस जो सारी याद करनी है और बैलेंस भी करनी है, सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक है। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं होता, इनऑर्गेनिक में बैलेंसिंग भी होता है। तो अब हमें मिल गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। नाउ जस्ट टेक दैट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सिंपल फॉर्म में NaAlO2 लिख लेते हैं हम लोग। इसमें इसको हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं और इसमें स्मॉल अमाउंट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी डालते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे बनता है AlOH होल थ्राइस। ये स्मॉल अमाउंट में है, दिस इज जस्ट इन स्मॉल अमाउंट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो बन रहा है वही डाल दिया, ऐसा नहीं है, शुरू में थोड़ा सा डालना पड़ता है इसको, ठीक है। ये डाल दीजिए प्लस NaOH अलग हो जाएगा इस तरह से। नाउ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, हमें चाहिए इससे एल्यूमिनियम। अब क्या करें, तो इसमें कोई ऐसा रिएजेंट डालिए या कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे ये वापस से हमारा पुराना एल्यूमिना बना दे। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, हम इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें मिल चुका है, हम इसमें इसको बेसिकली बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। हाई टेम्परेचर पे आप इसे हीट करेंगे, Al2O3 मिलेगा, वापस से आपको एल्यूमिना मिल गया। दिस इज एल्यूमिना। और हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिल जाती है एल्यूमिनियम मेटल। जी, प्लीज रिपीट व्हाट इज कैटलिस्ट इन दैट रिएक्शन। हम अगर रिएक्टिव मेटल डाला मोर देन एल्यूमिनियम, देन डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। व्हाई टू डू दिस मैम? ठीक है, आपने कोई रिएक्टिव मेटल डाला जो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम से ज्यादा, प्रीवियस पेज, ये लीचिंग के अंडर ही आता है बेटा। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर लीचिंग, दिस इज द लीचिंग फॉर एल्यूमिना। मैम अब Na2, अच्छा इससे को कैसे अलग करेंगे Ag से? सिल्वर मेटल के फॉर्म में सेपरेट हो जाती है, ये आपको सोल्यूशन में मिलता है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। K इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, देन रिप्लेस इट ऑल्सो। प्रिया ये रिप्लेस कर सकता है, लेकिन फिर एल्यूमिनियम जो है आपका आपको एल्यूमिना के फॉर्म में नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा मेथड जो है एल्यूमिनियम ऑब्टेन करने का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना है, ठीक है। तो हम इस मेथड से करने के लिए करते हैं। दूसरा, पोटेशियम जो है वो इतना हाईली रिएक्टिव है कि हो सकता है कि हमें एल्यूमिनियम भी उस फॉर्म में ना मिले, बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है, जिस फॉर्म में एल्यूमिनियम हमें चाहिए।
फिर किस फॉर्म में मिलेगा मैम? एक मिनट रुको, आपके क्वेश्चन शुरू से पढ़ती हूँ मैं, क्या बोला आपने? देखिए, दो तरीके हैं। हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? हमें अल्टीमेटली मेटल चाहिए, या फिर वो ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिससे आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर सको, है ना? तो आपको देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली और इजीली कौन एक्सट्रैक्ट करा सकता है। तो जब आप बॉक्साइट की लीचिंग करते हो तो आप देखते हो कि रिएजेंट सुटेबल कौन है। NaCN यहाँ काम नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने लिया NaOH। ठीक है, इसके रिएक्ट करने से NaAlO2 बना, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, वो सेपरेट हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स को आप फर्दर हाइड्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और जो फिर से इसको हीट करने से वापस हमें मेटल मिल जाती है एल्यूमिनियम इन द फॉर्म ऑफ Al2O3। इंप्यूरिटीज सारी पीछे रह जाती हैं। तो ये वाला वो स्टेप है जिसमें हमें इंप्यूरिटीज को निकालना है। अब बनने वाले एल्यूमिनियम ऑक्साइड को या फिर एल्यूमिना को आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको वापस पूरा मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो बट व्हाट द लीचिंग स्टेप इज, लीचिंग स्टेप इज ओनली फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम के लिए अगर हम बात करें तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन कर रहे होते हैं तभी हमारी मेटल भी प्योर फॉर्म में हमें मिल जाती है, क्योंकि वो कंपाउंड नहीं बनाती। बट एल्यूमिनियम के केस में ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होती है और उसी फॉर्म में रहना चाहती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई हाईली रिएक्टिव डालेंगे भी तो इस कंडीशन में आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी, मतलब 100% आपको एल्यूमिनियम ऑब्टेन नहीं होता वहां पे। ठीक है चलो मैम, sorry to ask, but ma'am, we are doing only concentration to removing, but here we are obtaining metal also. In case of noble metals, beta only. Apurva, in case of noble metal, but not in case of aluminium. Aluminium आप देखो, आपको मेटल तो मैंने बाद में बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तब मिलेगा। दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नो नो नो, नॉट एट ऑल, एल्यूमिनियम इज नॉट नोबल, हाईली रिएक्टिव है वो तो। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लीचिंग। सो लीचिंग जनरली किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होना। लीचिंग किया जाता है एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, सिल्वर के लिए। एक चीज, एल्यूमिनियम की भी लीचिंग की जाती है, बॉक्साइट ओर की भी लीचिंग की जाती है, लेकिन उससे प्योर एल्यूमिनियम नहीं मिलता है। प्योर मेटल सिर्फ नोबल गैसेस की लीचिंग से मिल रहा होता है। लीचिंग एक प्रोसेस है, हम ओर को उसकी कैटेगरी में नहीं डाल रहे, हम लीचिंग प्रोसेस से ट्राई कर रहे हैं कि कौन कौन से ओर को कर सके। ठीक है, लीचिंग एक मेथड है जिसको हम अलग अलग जगह पे अप्लाई करके देखते हैं। हमने गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम पे किया, हो गया बहुत अच्छे से। फिर हमने एल्यूमिना पे ट्राई किया, बॉक्साइट ओर पे ट्राई किया, हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया, बहुत बढ़िया। बाकी जगह पे नहीं एप्लीकेबल है। सो लीचिंग इज नॉट अ ग्रुप ऑफ मेटल, लीचिंग इज द ग्रुप ऑफ, इट्स अ टाइप, इट्स अ मेथड फॉर बाय विच वी आर सेपरेटिंग मेटल। ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स प्रोसीड। हाँ जी, हाँ जी, नॉट द पार्ट ऑफ लीचिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो मैंने आपको बता दिया फ्लो में, ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लीचिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इफ पॉसिबल प्लीज आंसर सानिया's क्वेश्चन, आई गॉट डिस्कनेक्टेड एंड हैव सेम डाउट। सानिया का क्वेश्चन देखो, मैं मिस कर दिया मैंने, एक मिनट। बेटा दोबारा लिख दो, सॉरी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। सानिया का क्वेश्चन, जी हाँ हाँ, NaAlO2 अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में है, एक्चुअली हाइड्रेटेड फॉर्म में NaAlO2 है तभी हम उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। सानिया, पढ़ लिया मैंने आपका क्वेश्चन बच्चे। What is significance of leaching in extraction of aluminium? Leaching process in extraction of aluminium is used to obtain pure alumina. देखो, अब मैं एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में ही आपको बता देती हूँ। एल्यूमिनियम जो है इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन इज डन बाय लीचिंग प्रोसेस। कॉन्सेंट्रेशन किया,
कॉन्सेंट्रेशन करने से आपको सारी इंप्यूरिटीज, एक्स्ट्रा वाटर वेपर सब कुछ निकल चुका है। कॉन्सेंट्रेशन करने से आपको मिल जाता है एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है Al2O3, जबकि बॉक्साइट में वाटर भी था, है ना। आपको मिल गया एल्यूमिना। अब एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, तो कैथोड पे मिल जाता है आपको एल्यूमिनियम। सो दिस इज एक्चुअली मेटलर्जी ऑफ, मैम इंप्यूरिटी क्या है एल्यूमिनियम? आही बोलो बेटे। दिस इज द पार्ट ऑफ मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। लीचिंग में तो क्या रहा ये समझ नहीं आया, बस रिएक्शन समझ आई। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्लीज टेल वंस। अच्छा प्रिया, आपका क्वेश्चन का तो मैंने आंसर साथ साथ दे दिया था। नाउ टेल इफ एडेड के देन वी कैन ऑब्टेन इट डायरेक्टली, व्हाई डू नॉट? बेटे पोटेशियम इसलिए ऐड नहीं करेंगे, पोटेशियम ऐड करोगे आप एल्यूमिनियम में तो वहां पे डिस्प्लेस तो कर देगा, लेकिन जिस फॉर्म में आपको प्योर एल्यूमिनियम चाहिए इंप्यूरिटीज वहां पे फिर भी रह जाएंगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इंप्यूरिटीज फिर भी रह जाएंगी। हमें तो मेटल चाहिए ना, और हाईली पोटेशियम की जो रिएक्शन होगी इसके साथ में वो एक्सोथर्मिक भी होगी। व्हाट इज इंप्यूरिटी इन एल्यूमिनियम? लॉट ऑफ इंप्यूरिटीज कैन बी देयर। वाटर की इंप्यूरिटीज हो सकती हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, अर्दी इंप्यूरिटीज हो सकती हैं वहां पे। सिलिका, अच्छा लिखा भी है अभिनव ने, सिलिका भी हो सकता है, राइट। ठीक है, तो इसको भी निकालना है हमें, तो हमें वो चाहिए जो सिर्फ एल्यूमिनियम को लेके जाए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो अब सुनो। किसी ने अभी आही ने बोला शायद कि हमें लीचिंग पता ही नहीं चला है क्या। लीचिंग वो मेथड है जिसमें हम मेटल में प्रेजेंट जितनी भी इंप्यूरिटीज हैं उनको ना निकाल के मेटल को निकाल लेते हैं कॉम्प्लेक्स बना के। आपके पास इंप्यूरिटीज भी है, मेटल और भी है, आपको मेटल और को अलग कर लेना है, इंप्यूरिटीज को छोड़ देना है। कैसे करेंगे? कुछ रिएजेंट डालेंगे जो मेटल और को या फिर मेटल को मिक्स करके कॉम्प्लेक्स बनाए। कॉम्प्लेक्स को अलग कर लो, इंप्यूरिटीज पीछे रह गई। अब वो जो कॉम्प्लेक्स बना उससे अब आपको मेटल निकालना है। ठीक है, सो लीचिंग इज जस्ट द पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्टेप। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। जी, नेक्स्ट स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन के बाद conversion of ore into metal oxide। अब आपको मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है, आई एम सॉरी, अब आपको ओर को कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में। दो मेथड यूज करते हैं हम लोग, और ये जो स्टेप है ना, जो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड वाला जो किया जाता है, ये हमारी मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल के लिए किया जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल तो जनरली इलेक्ट्रोलिसिस से ही सेपरेट कर लेते हो आप, है ना। यहाँ पे होगा दो स्टेप्स, एक होगा रोस्टिंग, एक होगा कैल्सिनेशन। ये हम लोग शायद लास्ट क्लास में कर चुके हैं। मुझे ये बताओ कि आप लोग ये जानते हो इसके बारे में, कर लोगे क्या? जल्दी बता दीजिए। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, एवरीवन लेट मी नो। So, ma'am, we can say that leaching is the method of concentration by which metal will. Yes, right. बिल्कुल सही अपूर्वा, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए जनरली, और ये कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग होता है दोनों केसेस में, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन होगा और यहां पे ऑक्सीजन या तो लिमिटेड होगा या फिर एब्सेंस होगी। मैम बट Al2O3 में तो कॉन्सेंट्रेशन मेथड से ही मेटल ऑक्साइड बन गया। हाँ ठीक है, तो वहां ये नहीं करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव मेटल है, बन चुका है वहां पे। ठीक है, ये बस इतना है, इसमें बस इतना ही करना है हमको।
ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, अब हमें ऑक्साइड मिल चुका है मेटल का, अब स्टेप आता है कि अब हमें ऑक्साइड से मेटल कैसे मिलेगा। जब से पढ़ना स्टार्ट किया है तब से डिफरेंट फॉर्म में, तब से ही डिफरेंट हाँ जी बिल्कुल डिफरेंस फॉर्म में ही पढ़ना है तब से। सैंतिका राइट। चलो अगला लेते हैं, रिडक्शन करते हैं बेटा। अब मैं रिएक्शन भी नहीं लिख रही हूँ, आई होप कि ये पार्ट आप खुद से कर लोगे, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, और रिडक्शन के बाद में इलिंगम डायग्राम रिडक्शन के कॉन्टिन्यूएशन में ही आएगा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या करना है अब सिंपल सी बात है, मेटल ऑक्साइड बन चुका है तो एक मेथड तो सिंपल हो सकता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ा है शायद, है ना। तो वहां पे एक होता है कि हम लोग कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, सिंपल सी बात है, रिडक्शन करने जा रहे हो तो यू नीड सम रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट? स्मेल्टिंग कर सकते हो, स्मेल्टिंग का मतलब होता है रिडक्शन यूजिंग कार्बन, स्मेल्टिंग होता है रिडक्शन यूजिंग कार्बन। जिंक ऑक्साइड लिया, कोक डाल दिया, हीट किया, जिंक अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, ठीक है। तो जिंक हमें मिल गया, ये क्रूड मेटल है, इसमें इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, इनको निकालना है, अभी भी प्यूरिफिकेशन अभी भी करना है, लेकिन मेटल हमको मिल गया यहाँ पे रिडक्शन करने से, ठीक है। द कंडीशन इज द टेम्परेचर एट विच दिस प्रोसेस इज डूइंग इज हाई, वेरी हाई, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को भी यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कैन ऑल्सो बी यूज्ड। मान लीजिए मेरे पास में हेमेटाइट है, Fe2O3 है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अगर डालते हो तो बन जाता है Fe अलग हो जाता है एंड CO2 अलग निकल जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल के चला जाएगा और आयरन आपको अलग होके मिल जाएगा, एक मेथड ये हो गया, ठीक है। नाउ और क्या कर सकते हैं, और क्या मेथड हो सकते हैं, आप लोग रिकॉल भी कर लो, मैं साइड बाय साइड लिख देती हूँ। नेक्स्ट हो सकता है कि आप करें रिडक्शन यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल, जिसको प्रिया बार बार कह रही थी कि हम पोटेशियम डाल दें तो हम कंपैरेटिवली रिएक्टिव मेटल को डाल के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई मेटल है, मान लीजिए कोई मेटल सॉल्ट है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, TiCl4, आप इसमें अगर मैग्नीशियम डालोगे तो इट विल डिस्प्लेस टाइटेनियम अलग आ जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड अलग निकल जाएगा, इस तरह से, ये कुछ, तो इसने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि मेरे पास में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और मैं इसमें मैग्नीशियम डाल दूं, आप मुझे बताओ क्या ये प्रोसेस हो पाएगा? हम्म, रिएक्टिविटी के बेसिस पे मैग्नीशियम, क्यों? प्रीवियस पेज देख लो, क्यों नहीं होगा? अंशिका, अंशिका ने तो प्रीवियस पेज बोला है। प्रिया देख, रिएक्टिविटी सीरीज रिकॉल करो, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर रिएक्टिव मेटल, राइट। मैग्नीशियम लेकिन ऊपर आता है एल्यूमिनियम से, Mg तो ऊपर आता है, Mg तो रिप्लेस कर सकता है, बताओ, कर सकता है ना, तो ये रिएक्शन हो सकती है, मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस, यस, ये बन सकता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, MgO बन सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है,
बट हाँ, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो सकता है, लेकिन हम ये क्यों नहीं यूज करें? अभी अभी बार बार आप प्रिया बोल रहे थे ना, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, प्रिया के क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आ गया। हम यूज कर सकते हैं, दिस इज फीजिबल, थर्मोडायनेमिक फीजिबल भी है, लेकिन दिस इज नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल। है ना? इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है इस पे बेस्ड। आपका क्वेश्चन आता है, हाँ जी, बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें आपको मोल्टन एल्यूमिनियम लान बनाना पड़ता है। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसको अचीव करने के लिए, मतलब जब तक मेल्ट नहीं होगा तब तक रिप्लेसमेंट कैसे करेगा मैग्नीशियम? है ना? तो बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। तो सेम वे जैसे मैग्नीशियम नहीं कर पा रहा डिस्प्लेस, पोटेशियम भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है? सो दिस प्रोसेस इज थर्मोडायनेमिकली फीजिबल, इलेक्ट्रोकेमिकली फीजिबल, केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे भी फीजिबल है, बट इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। रीजन है रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ठीक है? राइट? चले आगे। सो हम हाईली रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज टू मेंटेन द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड, और यहाँ पे वो कंडीशन हाई टेम्परेचर है जो मेंटेन नहीं होती। मेटलर्जी का मतलब ये भी तो है कि प्रोसेस होना चाहिए और इकोनॉमिकली भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से मोल्टन स्टेट में आ जाता है जल्दी। आई डन रिएक्टिविटी सीरीज इन 10th, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट सेब्रा। हाँ, यस यस यस, राइट वंशिका। प्री में यूज कर सकते हैं, बट दैट इज एक्सपेंसिव, सो वी डू नॉट। यस बेटा, ठीक है, कर सकते हैं, बट एक्सपेंसिव है। फीजिबल थर्मोडायनेमिकली है, लेकिन इकोनॉमिकली नहीं है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन हो सकता है। ऑटो रिडक्शन में बहुत अच्छा एग्जांपल है Cu2S। ठीक है? इसको अगर आप हीट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मेथड हुआ ये? रोस्टिंग। रोस्टिंग करते हैं तो ये चेंज हो जाता है Cu2O में। ठीक है? Cu2O में चेंज हो जाता है, यानी आपने यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन ऐड किया और उसको सुपर हाई टेम्परेचर पे हीट किया, तो ये Cu2O बना देता है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, फिर से हीट करो, Cu2S को फिर से डालो इसी में, और फिर से हीट करो वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो ऑटो रिडक्शन होके आपको कॉपर अलग मिल जाता है और SO2 अलग निकल जाता है। ये गैस बन के निकल जाता है अलग। ठीक है? यानी कि Cu2O प्लस Cu2S, ये हो जाएगा 6Cu प्लस SO2, इस तरह का कुछ। ठीक है? ऑटो रिडक्शन इट इज। कौन कौन से एलिमेंट फर्स्ट रिएक्शन में Cu2O के साथ S भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा। S नहीं मिलेगा, SO2 मिलेगा, SO2 मिलेगा। ये होता है Cu2S प्लस O2 will give you Cu प्लस Cu2O प्लस SO2। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है इसमें भी। आप बताओ एक्सटेंड कर दूं? अगला क्लास भी है ना? फाइव मिनट्स। हाँ हाँ, आई नो, 5 मिनट्स किया बस। ठीक है? चलो अब इसके बाद में क्या करेंगे? ये हो गया ऑटो रिडक्शन। और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको ऑटो रिडक्शन किया जा सकता है? मैम इन सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ, यस, जो Cu2S बनेगा ना, जो पहले Cu2S पड़ा था और Cu2O जो बना, वो दोनों आपस में कंबाइन होकर ऑटो रिडक्शन कर सकते हैं। लेड सल्फाइड कर सकता है ऑटो रिडक्शन, मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कर सकता है। दीज ऑल्सो अंडरगो, बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ऑटो रिडक्शन।
ठीक है, प्रीवियस पेज पे आ जाओ, ये लीजिए, ठीक है। जैसे HgO लेंगे, मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड लिया, HgS लिया, तो पहले HgO बनाएगा मैम ओनली इन सल्फाइड। यस यस बेटा, रिएक्शन लिख देती हूँ मैं, रिएक्शन लिख देती हूँ, एक सेकेंड आगे बढ़ जाए। इस पेज में मैम सिर्फ 2 रिएक्शन लिखा है। हाँ जी, एक पहला वाला ये और दूसरा वाला ये मैंने आपको फ्लो चार्ट के तौर पे लिख दिया। फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट क्लियर। फर्स्ट रिएक्शन में आपने देखिए, मैं फर्स्ट फिर से यहां लिख देती हूँ, Cu2S, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ हीट, Cu2O बनाएगा और SO2 रिलीज करेगा, ये होगा। अभी ठीक है? बीच वाला मैंने एक साथ स्टेप्स पूरे लिख दिए। क्या किया यहाँ पे, पहले Cu2S को लिया मैम, नेक्स्ट पेज में कुछ लिखा है क्या? हाँ, मैंने 2 एग्जांपल्स बताए आपको। Cu2 देख लो, यहाँ देख लो, फर्स्ट रिएक्शन में ये दोनों कंबाइन होंगे, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, copper 2 ऑक्साइड बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं हम यहाँ से PbS और HgS के लिए। मैं HgS वाला एग्जांपल रिएक्शन लिख देती हूँ, आप में से किसी ने बताया था। HgS जो है ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है हमारे पास, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्सेस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो HgO बनेगा और SO2 निकल जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे इसको, बैलेंस कर लेंगे, मैं बैलेंसिंग छोड़ रही हूं आपके लिए, ठीक है। HgO जो बनेगा दैट विल व्हेन हीटेड फर्दर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट करोगे तो Hg अलग और O2 अलग, ठीक है। सल्फाइड के केस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, सल्फाइड के केस में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी सल्फर के साथ जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम देनी पड़ती है आपको, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में हो जाता है कंपैरेटिवली, ठीक है। अगर इनकी जगह, और हम फर्दर जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की भी बात करते हैं वो भी जल्दी ब्रेक हो जाता है, उसकी भी बॉन्ड एनर्जी कम है। लेकिन अगर इसकी जगह पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता या मैग्नीशियम ऑक्साइड होता तो ऑटो रिडक्शन नहीं करते, क्योंकि उनका बॉन्ड जो है वो मेटल के साथ, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड मेटल के साथ है या एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इस पे इवन क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम लोग ऑटो रिडक्शन क्यों नहीं करते इनके केस में, तो हम यही बोलते हैं कि एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स इज मोर, ठीक है, उनको सेपरेशन मुश्किल है। मैम फिर तो ऑटो रिडक्शन क्या बोला है, बोला मर्करी ने दूसरे Hg को रिड्यूस ही नहीं किया। 2 तरीके से है ऑटो रिडक्शन, ये भी हो सकता है, ये 2 स्टेप्स है बेटा, ये भी होता है साइमल्टेनियसली Hg जो है, HgO जो है वो HgS से भी रिएक्ट कर रहा होता है, इसके साथ भी रिएक्ट करके Hg प्लस SO2, ये भी होता है। दोनों प्रोसेस होते हैं बेटा, ऑक्सीजन डायरेक्ट भी सुपर हीटिंग से निकल भी सकता है, अपने आप भी निकल जाता है, और दूसरा इसके साथ कंबाइन होके भी निकलता है। चलो इसको साथ साथ में बैलेंस कर देते हैं, इसको 3 ऐसा कर सकते हैं, यस ऐसा हो सकता है, ठीक है। आगे है, ये हो गया मर्क्यूरी का केस। लेड का भी देख लेते हैं साइमल्टेनियसली, आप फिर लेड का देख लो। कौन सा नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, यहाँ पे जो HgO बना है ना वो यहाँ पे भी आ गया और यही HgO यहाँ पे भी आ गया बेटा, दोनों जगह पे। Why only sulfide ore are used? Sulfide ore of less reactive elements can be auto reduced, ठीक है। द रीजन बीइंग जो ऑक्साइड बनेगा उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी एफिनिटी जो है वो मेटल के साथ कम है, तो वो जल्दी डिकम्पोज हो सकता, जल्दी सेपरेट हो सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगती है, लेस टेम्परेचर पे हो जाता है कंपैरेटिवली। बट हम हाईली रिएक्टिव मेटल की बात करें तो ऐसा थोड़ी कि ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, होगा, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। इसलिए हम ऑटो रिडक्शन उनके केस में अप्लाई नहीं करते। आगे लेड वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं साइमल्टेनियसली। लेड सल्फाइड आपके पास में है, आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग कर रहे हैं, फिर से रोस्टिंग ही हो रहा है ये, सो HgO हीटिंग इज मोर प्रेफरेबल। ऑटो रिडक्शन, हाँ हाँ जी हाँ जी, ऑटो रिडक्शन में सिंपल हीटिंग से भी अलग हो जाता है मर्क्यूरी। PbO प्लस SO2, अब PbO जो है
वो PbS के साथ कंबाइन होता है Pb प्लस SO2। सिंपल, जैसा हमने पहले किया कॉपर के केस में या मर्क्यूरी के केस में वैसा सही है। बस लेड ऑक्साइड सिंपल हीटिंग से सेपरेट नहीं होता। मैम अगर डायरेक्टली हीट करते अलग हो जाता है तो सेकेंड रिएक्शन व्हाई, व्हाट्स द नीड ऑफ एडिंग? मेरी बात सुनो, हमने कहीं से कुछ ऐड नहीं किया। आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर था उसमें HGS पहले से अवेलेबल है। आप इसको हीट रोस्टिंग कर रहे हो तो कुछ HGS HGO बन चुका। ये HGO और हीट करने से हो सकता है मर्क्यूरी बन जाए अपने आप, और हो सकता है ये HGS के साथ कंबाइन होके तब मर्क्यूरी बनके और SO2 बनके मिले। ये होता है ना प्रोसेस। आपने अलग से कुछ डाला ही नहीं, आपने सिंपल मर्क्यूरिक सल्फाइड लिया और उसको हीट करना शुरू कर दिया, रोस्टिंग करना शुरू कर दिया। रोस्टिंग करने से ऑटो रिडक्शन इसलिए बोले कि आपने बाहर से कुछ डाला ही नहीं, सिर्फ रोस्टिंग किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये इसमें चेंज हो गया। ठीक है, सो नो नीड टू एड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। डन। चलिए 1 minute 30 सेकेंड रह गए, आपकी नेक्स्ट क्लास भी शुरू होने वाली है। कल हम लोग एलिंगम डायग्राम से शुरू करेंगे। मैम ऑल थ्री कैन डिसोसिएट डायरेक्टली एज मेटल प्लस ऑक्सीजन ऑल्सो। हाँ, दैट इज द पॉसिबिलिटी बेटा, दैट इज द पॉसिबिलिटी, हो सकता है वैसा भी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में एलिंगम डायग्राम एंड मेटलर्जी ऑफ आयरन जिंक एटसेट्रा। ठीक है, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा सब लोग। बाय बाय जी। ठीक है, ओके बेटा, बाय। आही व्हाट हैपेंड? आही आपने कुछ पूछा है मैंने। रिडक्शन इज द फोर्थ स्टेप इन मेटलर्जी। जी हाँ जी, हाँ जी। कॉन्सेंट्रेशन किया, आपने कॉन्सेंट्रेशन किया था, ऑक्साइड बनाया था, ऑक्साइड बनाने के बाद आपने अब रिड्यूस किया। नहीं, फोर्थ स्टेप है मेटलर्जी का रिफाइनिंग, थर्ड स्टेप है बेटा ये, फोर्थ नहीं है। नहीं, कल क्लास नहीं है सायंतिका, कल तो क्लास नहीं है, और परसों आपका AIATS है। प्लीज स्टडी वेल फॉर AIATS। ठीक है, पल्वराइजेशन फर्स्ट स्टेप है बेटा। पल्वराइजेशन तो सिंपल हर में किया जाता है, हमने क्रशिंग ही तो करनी है, उसमें कोई दैट्स नॉट मतलब हाँ मेटलर्जिकल प्रोसेस तो है ही है। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।